हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पत्रकारिता के अंतर्गत कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वह ये पढ़ा था कि टीवी जो होती है ना, टीवी यानी टेलीविज़न, टीवी जो होती है उस पर जो खबरें प्रकाशित की जाती हैं वो खबरें कई प्रकार की प्रकाशित की जाती हैं, ये हमने पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था कि एक फ्लैश न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। ब्रेकिंग न्यूज़ लाला वो होती है दिन की वो सबसे बड़ी खबर होती है जिसे टीवी की स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाया जाता है, यानी कि सबसे मोस्ट खबर होती है, सबसे प्रसिद्ध खबर होती है जिसे टीवी की स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाया जाता है। वह खबर ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश न्यूज़ के नाम से जानी जाती है। ठीक है। दूसरी बात लाओ, दूसरी बात है ड्राई एंकर। ये ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर वो होता है लाओ जब तक किसी खबर जो है ना, यानी कि जो टीवी का जो एंकर होता है, एंकर का मतलब होता है टीवी की स्क्रीन पर खबरों को प्रसारित करने वाला व्यक्ति। जो ड्राई एंकर के अंतर्गत वो खबरें रखी जाती हैं जिन खबरों के बारे में जो एंकर होता है उसके पास सीधी जानकारी होती है, दृश्य नहीं आते। जब तक दृश्य उपस्थित नहीं होते हैं तब तक टीवी का एंकर जो होता है लोगों को सीधा सीधा ये बताता है कि कहाँ, कब, क्या और कैसे घट रहा है। ये सीधा सीधा लोगों को जानकारी देता है। फोन इन जो होता है इसमें क्या होता है, जो टीवी का एंकर होता है वो घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करता है, फ़ोन पर बात करके जानकारी प्राप्त करता है और उस जानकारी को सीधा लोगों को बताता है। यानी पहले एंकर घटना स्थल पर मौजूद संवाददाता यानी रिपोर्टर से फ़ोन पर बातचीत करके लोगों को सीधा सीधा घटना के बारे में जानकारी देता है, जिसे फ़ोन इन कहा जाता है। एंकर विजुअल क्या होता है? ये एंकर विजुअल का मतलब होता है लालाओ कि कोई जो घटना होती है ना, जैसे बताता हूँ आपको, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। यानी कि जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं, फोटो मिल जाते हैं, तस्वीरें जब मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, तो उन खबरों के आधार पर समाचार को पढ़ा जाता है और खबरों के अनुसार जैसी खबरें होती हैं उसी के अनुसार चित्र दिखाए जाते हैं। वो कहलाता है क्या? एंकर विजुअल। जबकि ड्राई एंकर क्या था? ड्राई एंकर था कि जब तक चित्र नहीं मिलते हैं, जब तक फोटो नहीं मिलते हैं, तस्वीरें नहीं मिलती हैं, उससे पहले ही वो दिखा देता है खबर को, लेकिन वो मौखिक जानकारी देता है। उसमें इसमें वो जानकारी देता है लेकिन वो जो है साथ साथ जो है टीवी जो है ना, जो ड्राई एंकर जो होता है वो दृश्य उपस्थित होने के बाद खबरों को पढ़ता जाता है। ठीक है। और एंकर बाइट क्या होती है? ये एंकर बाइट किसी खबर से संबंधित, कोई भी खबर हो, कोई भी सूचना हो, उससे संबंधित एक बाइट कहता है, एक कथन बोलता है। वह कथन उस समाचार को बताने के लिए, यानी उस समाचार को और अधिक पुष्ट करने के लिए, उसे और अधिक मजबूत करने के लिए वो कथन बोलता है। वो कथन जो है एंकर बाइट कहलाता है। यानी किसी समाचार से संबंधित एंकर के द्वारा कहा गया कोई कथन, कोई मुहावरा, कोई वाक्य, वो कहलाता है एंकर बाइट, जो कि उस घटना को, उस समाचार को और अधिक पुष्ट या मजबूत करने के लिए दिया जाता है। लाइव क्या होता है? लालाव, ये लाइव क्या होता है? यानी कोई भी घटना होती है, कोई भी समाचार होता है, घटना स्थल से उस घटना का सीधा दृश्य टीवी की स्क्रीन पर दिखाना कहलाता है लाइव। जैसे मैच होता है ना, मैच में जिस तरह से खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, जो भी वहाँ दर्शक मौजूद होते हैं, मतलब जो भी गतिविधियाँ वहाँ होती हैं, उन सबको टीवी की स्क्रीन पर हूबहू दिखाया जाता है। और इस तरह से खबरों को हूबहू दिखाया जाना कहलाता है लाइव कार्यक्रम या फिर लाइव समाचार। ठीक है। एंकर पैकेज क्या होता है? कोई समाचार होता है, उस समाचार को थोड़ा लंबा दिखाया जाता है, यानी कि एक बुलेटिन तैयार किया जाता है और उस बुलेटिन में उस खबर को विस्तार से संपूर्णता के साथ दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए भगत सिंह है या और कोई भी घटना हो सकती है, तो उस भगत सिंह के बारे में उसे जन्म से लेकर के सब घटनाएं दिखाएंगे, तो वो समाचार लगभग कितना चलेगा? 10-20 मिनट चलेगा। ठीक है ना। तो किसी खबर को संपूर्णता के साथ, परिपूर्णता के साथ, विस्तार पूर्वक दिखाया जाना कहलाता है एंकर पैकेज। ये सब मैंने आपको कल बता दिया था।
इससे आगे बात शुरू करता हूँ लालाओ कि जो खबरें होती हैं ना, जो समाचार होते हैं टीवी के, उन टीवी के समाचारों में ध्वनियों का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो टीवी में दृश्य और शब्द के अलावा ध्वनियाँ भी होती हैं। भाई देखो, दृश्य होते हैं टीवी में, ठीक है, उसके बाद शब्द भी होते हैं, उसके अलावा टीवी में ध्वनियाँ भी होती हैं। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल्स, दृश्य और शब्द को पता क्या कहा जाता है, विजुअल्स कहा जाता है। और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाज़ें होती हैं, एक तो वो कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं, यानी चिड़ियों का चहचहाना, फिर गाड़ियों गुजरने की आवाज़, या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। अब आपने देखा होगा कोई समाचार जब प्रकाशित हो रहा है टीवी पर, तो उसमें दो तीन बातें होती हैं लालाओ। एक तो उसमें दृश्य होते हैं, यानी चित्र होते हैं, तस्वीरें होती हैं। एक तो ये हो गया, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तस्वीरों के साथ और क्या दिखाया जाएगा, शब्द दिखाए जाएंगे। शब्दों को लिखा भी जाता है, भाई जैसी घटना है, जैसे समाचार है वैसा ही समाचार लिखा जाएगा, उसका चित्र दिखाए जाएंगे या फिर शब्द बोले जाएंगे। एंकर जो होता है शब्दों को बोलता है कि भाई ये समाचार है, तो एक उसकी ध्वनि होती है। इनके अलावा एक ध्वनि और होती है, देखा होगा आपने कई बार देखा है, अगर रात का दृश्य दिखा रहे हैं ना, तो उल्लुओं के चहचहाने की, उल्लुओं के पुकारने की आवाज़, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, है ना, हवा के चलने की आवाज़, पानी की लहरों के चलने की आवाज़, गाड़ी घोड़े इन सब की आवाज़, ये आवाज़ें भी दिखाई जाती नहीं दिखाई जाती हैं, ये भी दिखाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, समाचार को और प्रभावी बनाती हैं, और आकर्षक बनाती हैं, और सुंदर बनाती हैं। देखा होगा आपने कई बार, अगर मान लीजिए कोई भीड़ भाड़ का इलाका है और भीड़ भाड़ के दृश्य का समाचार आप दिखा रहे हैं, तो क्या दिखाएंगे, उसमें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई देगी, उसमें गाड़ियों की वैसी जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वो भी सुनाई देती है, तो वो समाचार को प्रभावी और आकर्षक बनाती हैं। ठीक है, तो वो ध्वनियाँ भी इसमें आती हैं। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर टीवी के लिए हम समाचार लिख रहे हैं तो इन खबरों के साथ साथ इन ध्वनियों का ध्यान रखना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि इनके बिना फिर समाचार अच्छा नहीं होता, नीरस सा हो जाता है। इसलिए आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, विजुअल्स यानी कि दृश्य, दृश्यों के साथ शब्द, शब्दों के साथ दो प्रकार की ध्वनियाँ यानी एक तो एंकर के द्वारा कही गई बात, और एक उसके परिदृश्य की जो प्राकृतिक ध्वनियाँ होती हैं, प्राकृतिक जो आवाज़ें होती हैं, वो समाचार के साथ सम्मिलित कर दी जाती हैं। ठीक है, पहली तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन ये काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती है, टीवी के लिए उसका फोरम भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते, जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वो दो वॉइस ओवर यानी कि वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। कई बार आपने देखा होगा, भाई समाचार छोटा है, दो दृश्यों को दिखाने के लिए, एक दृश्य है, एक चित्र दूसरा है, उन दोनों चित्रों के बीच जो गैप होता है, जो अंतराल होता है, उस अंतराल को पूरा करने के लिए भी ध्वनियाँ क्या आती हैं, काम आती हैं। ठीक है, यानी एक दृश्य अगर दूसरे दृश्य को जोड़ रहे हैं, एक चित्र से दूसरे चित्र को हम जोड़ रहे हैं, एक खबर से दूसरी खबर हम प्रकाशित कर रहे हैं, तो बीच में कुछ और दिखाया जाएगा और ध्वनियाँ दिखाई जाएंगी। ठीक है ना, वो इसके साथ होती हैं। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते, और भी ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है, उसका मिजाज बनता है। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। यानी जब शॉर्ट्स लिए जाते हैं, शॉर्ट्स का मतलब चित्र लेना, तस्वीरें खींचना, फोटो खींचना, जब फोटो खींचते हैं ना, तो थोड़ी जगह वहाँ छोड़ दी जाती है ताकि उन ध्वनियों को उसमें और बाद में जोड़ सकें। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं। ये जो टीवी में ध्वनियाँ दिखाई जाती है ना, अब ऐसा तो है नहीं भाई कि कहीं से कहीं को खींच के लाएंगे, ये तो क्या है, ये तो नेट की सफाई से, कैमरे की सफाई से, या फिर जो यांत्रिक औजार होते हैं उनके द्वारा ये डाल दी जाती हैं। यानी वो आवाज़ें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा है जिसमें खूब नारे लगे हों, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे, उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है।
अगर मान लीजिए कोई आंदोलन हो रहा है, और आंदोलन में तो आप सब जानते हैं क्या होता है भाई, नारेबाजी होती नहीं होती है आंदोलन में, होती है ना। अब मान लीजिए मैं एंकर हूं, है ना, मैं एक रिपोर्टर हूं, मैं एंकर हूं, मैं टीवी पे खबर दिखा रहा हूं और मैंने कह दिया भाई लक्ष्मणगढ़ में आज पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने और पुरुषों ने मिलकर के आंदोलन किया और उसमें कई नारे लगाए, ठीक है, ये बात कह दी। उसके बाद मैंने किसी सरपंच का भाषण सुनवा दिया कि हाँ भाई लक्ष्मणगढ़ में आंदोलन हुआ और कई तरह के नारे लगाए गए, ऐसा मैंने भाषण सुनवा दिया, तो ये ज्यादा प्रभावी समाचार नहीं होगा। ये तो मैंने कहा है, किसी दूसरे आदमी ने कहा है, लोगों ने देखा तो है नहीं कि आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं क्या करूं, आंदोलन करते हुए लोगों का चित्र दिखा दूं और आंदोलन की आवाज, जो नारे लगा रहे थे लोग, उन आवाजों को सुनवा दूं, तो अब बताओ लोगों को तो विश्वास होगा नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने आंदोलनकारियों को देख लिया, आंदोलनकारियों की आवाजों को भी देख लिया कि भाई आवाजें भी हो रही हैं, है ना, तो वो समाचार ज्यादा प्रभावी होगा किसके बजाय, एंकर के द्वारा कही गई बातों के बजाय, ठीक है। तो ध्वनियों का बहुत महत्व होता है। वो अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे, उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो ये अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे वो नारे लगाते हुए दिखाना होगा। इसकी गुंजाइश अपने वीओ यानी वॉइस ओवर में छोड़नी होगी। ध्वनियों के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोगी होते हैं, जैसे किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉइस ओवर खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शॉट्स चलते रहें, दर्शक को अच्छा लगता है। देखा हुआ आपने, कई बार मैच खत्म हो जाता है और मैच खत्म होने के बाद भी शॉट्स चलते रहते हैं, चित्र से आते रहते हैं वहाँ के मैदान के, वहाँ के खिलाड़ियों के, वहाँ और भी जो कंपाउंड में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उन सब के चित्र से बाद तक भी आते रहते हैं, यानी कि मैच खत्म होने के बाद भी वो सब आते रहते हैं, जो क्या करते हैं, दर्शकों की रुचि बढ़ाते हैं, दर्शकों को अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो लालाव ये जो बातें बताई थी मैंने आपको, ये बताने का प्रयास किया था इस प्रश्न के माध्यम से कि टीवी समाचारों में वॉइस का, आवाज का, ध्वनि का क्या महत्व होता है, ध्वनि कितनी आवश्यक होती है। अगर मान लीजिए हम चित्र दिखा दें, है ना, और कोई बोले ही ना, तो गूंगी फिल्म हो गई एक प्रकार से, और गूंगी फिल्म किसी को पसंद आएगी क्या, मूक फिल्में किसी को पसंद नहीं आती, है ना। तो चित्रों के साथ साथ, तस्वीरों के साथ साथ, शॉर्ट्स के साथ साथ ध्वनि का होना जरूरी है, शब्दों का होना जरूरी है। यही टीवी समाचारों की मुख्य पहचान होती है कि टीवी समाचार जो लिखे जाते हैं वो शॉर्ट्स के आधार पर लिखे जाते हैं, जिनमें ध्वनियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। ये अपना अच्छा प्रश्न तैयार हो गया। अगला एक प्रश्न और सुनिए, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली के विषय में बताइए। यानी रेडियो जो होता है ना, ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न ये कह रहा है कि रेडियो की भाषा तो कैसी होनी चाहिए, है ना, और टीवी की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो रेडियो की भाषा और टीवी की भाषा में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन होता है, ज़्यादा तो अंतर नहीं होता, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। वो अंतर जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि दोनों की भाषा कैसी होनी चाहिए, कैसी भाषा प्रभावी कही जाएगी, लोगों को कैसी भाषा सुनना पसंद होगा, लोग कैसी भाषा सुनना चाहेंगे, वो सब बातें हैं। तो रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम में, मैंने बताया था आपको कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसे हम केवल सुन सकते हैं, और टीवी लालाव एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, ऑडियो विजुअल्स माध्यम है, जिसे हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। और ये आम आदमी के माध्यम है। भाई जो अच्छा वीआईपी आदमी होगा वो तो और साधन अपना सकता है, लेकिन आम आदमी के पास तो क्या है, बस टीवी है या फिर रेडियो है, ये साधन उसके पास होते हैं। तो ये दोनों ही आम आदमी के क्या होते हैं, जनसंचार माध्यम होते हैं, एक बात। दूसरी बात, भारत जैसे विकास देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक, मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। अब भारत एक विकासशील देश है, प्रगति पर लगातार आगे बढ़ रहा है। अब इस भारत जैसे देश में साक्षर भी रहते हैं, निरक्षर भी रहते हैं, पढ़े लिखे भी रहते हैं, सब प्रकार के लोग रहते हैं। तो अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों होते हैं ना। अब जरूरी थोड़ी है कि पढ़े लिखे ही समाचार देखें, अनपढ़ समाचार ना देखें। समाचार तो अनपढ़ भी देखते हैं, समाचार पढ़े लिखे भी देखते हैं। तो समाचार जो लिखा जाता है, समाचार जो टीवी पर दिखाया जाता है या जो भी बोला जाता है, वो उस प्रकार से लिखा जाता है कि उसकी भाषा को आम आदमी समझ सके। यानी आम आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी उस भाषा को समझ जाए, तो एक अनपढ़ आदमी है ना, वो भी उस भाषा को समझ जाए। ऐसी भाषा किसकी होनी चाहिए, समाचारों की होनी चाहिए, चाहे वो रेडियो के लिए हो और चाहे वो टीवी के लिए हो। कभी भी आपने देखा है समाचार जो होते हैं, अखबार जो होते हैं ना, अखबार की भाषा ऐसी होती है कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझ जाता है उसे,
और ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो भी उसे समझ जाता है। यानी बिल्कुल आम भाषा होती है वो। तो आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसमें? समाचारों की भाषा में। ये मैं कहने का क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था, जिससे मैं समझा रहा था कि भाषा ऐसी हो जाए पढ़े लिखे भी समझ जाएं, भाषा ऐसी हो जाए अनपढ़ भी समझ जाएं। कहने का मतलब आम बोलचाल की जो लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? बस आपस में बातचीत में करते हैं, है ना, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, इन सभी लोगों की सूचना जरूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। अब बात यह है, ये भी मैं कह रहा था कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके काम की बात भी समाचारों में मिल जाए, और जो अनपढ़ है ना, उनके काम की बात भी समाचार में मिल जाए। ऐसी भूमिका उस समाचार की बनानी चाहिए। ये नहीं है कि समाचार केवल पढ़े लिखों के काम का हो, उनको तो ज्ञान मिल रहा हो, अनपढ़ों को बेचारों कुछ मिल ही नहीं रहा हो। दोनों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है। और आप भी जानते हैं भाई, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर बातचीत करेगा तभी तो दोनों के मन की बात का पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। एक दूसरे से विचार वैमनस्य होगा, विचार विनिमय होगा, तब जाकर के एक दूसरे की भावनाओं का पता चलेगा। लेकिन जब तक बातचीतें नहीं होंगी तो बताओ भावनाओं का पता कैसे चलेगा? नहीं चल सकता ना। तो भाषा जरूरी है। भाषा जरूरी है किसके लिए? विचारों के आदान प्रदान के लिए। वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी नहीं करना चाहिए। अब ये भी नहीं है भाई कि भाषा जो है ना, उसको हम अब बिल्कुल उसके साथ नाजायज छेड़खानी करें, उसे ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ दें, ज़बरदस्ती उसमें कुछ और बदलाव करके पेश करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यानी भाषा का जो मूल स्वरूप है वो भी नहीं बदलने देना चाहिए। लेखक आपसी बोलचाल इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो टीवी समाचारों में भी करें। यानी कि आपकी बात प्रभावी जब ही बनेगी, आपकी बात लोगों को पसंद जब ही आएगी। कब? जब आएगी जैसी भाषा आप आपस में, घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, शहर में बोलचाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर उसी भाषा का इस्तेमाल किस में करेंगे? आप समाचारों की भाषा में करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपको पढ़ेंगे, आपको सुनेंगे। और अगर मान लीजिए आम लोग तो बेचारे अंग्रेजी पढ़े लिखे ही नहीं है ना, और बात पर अंग्रेजी झाड़ने लग जाएं, अंग्रेजी में बात करने लग जाएं, या फिर क्लिष्ट जो होती, कठिन शब्दावली जो हिंदी की होती है उसका इस्तेमाल करने लग जाए, साहित्यिक भाषा का, तो लोग समझ नहीं पाएंगे कह क्या रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपके कहने का ना कहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भाषा आम होनी चाहिए। टीवी समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे हों। एक और बात सुनिए, अगर हमें सरल भाषा को सहज रखना है, सरल रखना है, बोधगम्य रखना है, तो उसकी सबसे पहली विशेषता तो यही आती है कि भाषा आम हो, आम लोगों की हो, आम बोलचाल की हो। दूसरी ये आती है कि भाषा के जो वाक्य होते हैं ना, वो छोटे छोटे रखने चाहिए। अगर वाक्य बड़े बड़े रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है ना। तो वाक्य छोटे रखने चाहिए, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। और वाक्य बिल्कुल सीधे, ये नहीं बात को घुमा फिरा के कहा जाए, व्यंग्यात्मक शैली में कहा जाए, नहीं। जैसी बात है उसे ठीक वैसे ही पेश करें ताकि लोग उसे समझ सकें। ठीक है ना। जैसे एक बात कहूँ, सुनो, एक बात कह रहा हूँ, एक तो मैं ये कहूँ, क्या कहूँ कि भाई भगवान श्री कृष्ण का भजन सभी को करना चाहिए। अब बताओ, मैंने जैसी बात सीधी सी बात थी उसे सीधे तरीके से कह दिया। अब आप मेरी बात को समझ गए, नहीं समझ गए? समझ गए ना कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, सीधी सी बात थी, आप समझ गए। अगर अब इसी भाषा को मैं मान लो साहित्यिक लैंग्वेज में प्रस्तुत कर दूं, क्लिष्ट भाषा में प्रस्तुत कर दूं, तो तुम क्या समझोगे? घुमा फिरा करके इसी बात को मैं ऐसे कहता हूं कि अजा सहेली तासु रिपु ताजन्नी भरतार ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। क्या समझ रहे हो तुम इससे? मैंने बात को साहित्यिक शैली में घुमा दिया, भाषा में थोड़ा चमत्कार कर दिया, को समझे क्या नहीं समझे ना। तो मेरे कहने का और ना कहने कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो बात समझाना चाहता हूँ, जो बात कहना चाहता हूँ, अगर वो बात आपको समझ में आ जाएगा तो बात है, और मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आप समझे ही नहीं कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, तो बेकार है वो बात। संदेश आप पहुँचेगा नहीं संदेश आप तक। तो मैं ये कह रहा था कि अजा सहेली, अजा कहते हैं बकरी को, सहेली कहते हैं मित्र को, और बकरी की जो मित्र होती है, सहेली होती है, वो कौन होती है? भेड़। अजा सहेली बकरी की मित्र भेड़। तासु रिपु, उस भेड़ का दुश्मन होता है, एक चीचड़ा सा होता है, जंगली पेड़ होता है उसका, है ना, जो उसके बालों में चिपक जाता है। तासु रिपु ताजन्नी,
और उसकी माता कौन होती है? धरती। धरती में पैदा होता है वो पेड़। ता जननी भरतार, इस धरती का जो पति माना जाता है वो कौन को माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। ता का सुत, इंद्र का बेटा माना जाता है कौन? अर्जुन। और के मित्र को भजिए बारंबार, और अर्जुन के मित्र को बार बार भजो, उसका बार बार भजन करो। तो मेरी बात समझ में नहीं आई ना आपको? समझ कब आएगी? जब बिल्कुल सीधी भाषा का इस्तेमाल करूंगा तब बात आएगी, ठीक है ना? तो हमेशा समाचारों की भाषा कैसी होनी चाहिए? लाओ, सहज सरल बोधगम होनी चाहिए, आम बोल चाल की होनी चाहिए। आगे देखिए, रेडियो और टीवी समाचार में भाषा शैली के स्तर पर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। यानी अखबारों में तो धड़ल्ले से खूब प्रयोग होता है, लेकिन टीवी के समाचारों में, रेडियो के समाचारों में उनसे बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित शब्द हैं: उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित, क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। यानी अगर अखबार की बात करते हैं तो अखबार में उपरोक्त शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। भाई उपरोक्त, उपरोक्त का मतलब क्या होता है? जो ऊपर लिखा हुआ है, जो हमने ऊपर कहा है वो ही आप कह रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो उसका प्रयोग करते, लेकिन यहाँ नहीं। अगर टीवी समाचार है, रेडियो समाचार है, तो आप यूं ना कह सको कि ऊपर लिखित या निम्नलिखित या उपरोक्त, ऐसे ना कह सकें। उसे बोल के ही सुनाना पड़ेगा कि हमने पहले क्या कहा है, उसे बोलना ही पड़ेगा। अधो हस्ताक्षरित, इसका मतलब जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे कहेंगे श्रीमान मोरध्वज जी द्वारा प्रमाणित है, ऐसा ना कह सकें कि अधो हस्ताक्षर कर्ता द्वारा प्रमाणित है, ऐसे नहीं कहेंगे, उसका नाम ही लेंगे, ठीक है, जो पदाधिकारी उसका। क्रमांक आदि ये नहीं कह सकते, जो निम्नलिखित क्रमांक, ऐसे नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? 9 से 99 क्रमांक, उस क्रमांक को बोलना ही पड़ेगा। अगर समाचार किसके हैं? टीवी के हैं या रेडियो के हैं, तो इन माध्यम बिल्कुल मना होता है। इस तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए: पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, ज्यादा स्पष्ट है। यानी एक वाक्य तो यह है ऊपर वाला कि पुलिस के द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, है ना? एक तो ये वाक्य है, और एक मैं यही कह दूं कि भाई पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उस ऊपर वाले में संशय है कि भाई हो सकता है पुलिस वालों ने तो पकड़ लिया, कि पुलिस वालों के साथ ग्रामीण लोग भी और हों, ठीक है ना? वो वाक्य स्पष्ट नहीं है, जबकि नीचे वाला जो वाक्य वो क्या है? पूरी तरह से स्पष्ट है। इस तरह की भाषा किसकी होनी चाहिए? रेडियो समाचारों की होनी चाहिए। इसी तरह सुनिए: तथा, एवं, अथवा, वै, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। रेडियो और टीवी समाचारों में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है? उनकी जगह और का प्रयोग करें, या का प्रयोग करें, लेकिन का प्रयोग करें, ठीक है? साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक, तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। अगर भाषा को हमें सही बनाना है तो उसमें जरूरी नहीं है कि गैर जरूरी मुहावरे, कि मुहावरों की आवश्यकता ही नहीं है, जबरदस्ती मुहावरे थोप रहे हो, नहीं करना चाहिए, है ना? जरूरी नहीं है विशेषणों का ही उसमें प्रयोग करें, है ना? ऐसे विशेषणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जानबूझ करके, जो स्वाभाविक है स्वाभाविक है, ठीक है? खास तौर पर सामासिक शब्दों, संधियुक्त शब्दों का प्रयोग से भी बचना चाहिए, वो भी नहीं करने चाहिए। तत्सम तद्भव शब्द क्योंकि कठिन होते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कैसे हो? बिल्कुल साधारण हो। अब मान लो मैं कहने लगूं कि भाई गांव में दूल्हे की बारात चढ़ रही थी या दूल्हे की निकासी की जा रही थी, तो आप खूब पता लग गया भाई दूल्हे की निकासी हो रही थी। अब दूल्हे की जगह हम क्या कर दें? दुर्लभ शब्द कर दें, दुर्लभ, कि दुर्लभ की निकासी हो रही थी। बताओ क्या समझेंगे आप? भ्रामक हो गई ना बात, अस्पष्ट हो गई ना बात। क्यों? क्योंकि दुर्लभ दूल्हे कहते हैं, तत्सम शब्द होता है। मैं कहूँ लालाओ कि भाई कैंची लेकर आओ, और मैं बच्चों से क्या कह दूं? बच्चों तुम सब कल अपने अपने घर से करतरी लेकर आना, तो तुम समझोगे ना करतरी कहीं होए, समझोगे मेरी बात को? तो कैंची को तो करतरी कहते हैं ना। तो ऐसे तत्सम शब्दों से बचना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लिष्ट होते हैं, आम लोगों की पहुंच से, समझ से परे होते हैं, नहीं करना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक होना चाहिए, जरूरी हो तो ही होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। अन्यथा ये भाषा को क्या कर देंगे? प्रभावित कर देंगे, और
अप्रभावी बना देंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। लाओ।